प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुगल प्रशासन। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था है। इसके अंदर मुगलों की केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था और स्थानीय व्यवस्था है, ये देखेंगे। देखिए सर, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले अपन मुगल राजत्व सिद्धांत देखते हैं। मुगल राजत्व सिद्धांत। मुगल राजत्व सिद्धांत आरपी त्रिपाठी पहले साहित्यकार हैं, सॉरी इतिहासकार, पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने 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 मुगल राज सत्ता का अध्ययन किया। मुगल राज सत्ता का अध्ययन किया। त्रिपाठी और अन्य इतिहासकारों ने तैमूर के बारे में प्रमाणित सूचनाएं हैं, यह प्राप्त करी है। मलफूजात ए तिमूरी, जिसके लेखक का पता नहीं है। मुगलों का राजत्व सिद्धांत पूर्णतः इस्लामी नहीं, अपितु उसमें मंगोल, तुर्की, ईरानी परंपराओं का क्या है, मिश्रण है। मुगलों के अंदर उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसलिए उत्तराधिकारी युद्ध खूब होते हैं। निश्चित नियम नहीं था। नेक्स्ट है अबुल फजल के अनुसार बादशाह जो होता था, यह इसे खुदा से निकलने वाली रोशनी कहता है, जिसे एक शब्द से जाना जाता है फर-ए-इज़्ज़ती। और जिसे खुद उसने नहीं, भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है। यह अबुल फजल के अनुसार इनके राजत्व सिद्धांत था मुगलों का। अबुल फजल ने प्रभु सत्ता संबंधी संकल्पना में तत्कालीन तीन धाराओं, मुगल धारा, मुस्लिम धारा और हिंदू धारा का मिश्रण है। नेक्स्ट है कार्ल
विक्टफोगल कार्ल विक्टफोगल के अनुसार मुगल बादशाह की महान शक्ति को मुगल बादशाह की शक्ति को देखकर उसे प्राच्य निरंकुश शासन का उदाहरण बताता है। प्राच्य निरंकुश शासन का उदाहरण बताता है मुगलों की शक्ति को। दरबार के अंदर जो सलामियां चलती थी उसे तस्लीम और कॉर्निश कहा जाता था। अकबर ने सिजदा व पायबोस चलाया। शाहजहां ने 4 तस्लीम शुरू की थी। अकबर का झरोखा दर्शन जो था, इसका उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति और विश्वास, शाही सत्ता की स्वीकृति और विस्तार देना था। नेक्स्ट देखिए, मुगल राजत्व सिद्धांत की अपन बात करें। पहले आरपी त्रिपाठी एक पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने मुगल राज सत्ता का गहनता से अध्ययन किया। आरपी त्रिपाठी और अन्य इतिहासकार तैमूर के बारे में प्रमाणित सूचनाओं का जो ग्रंथ है वो मलफूजात तैमूरी से प्राप्त करते हैं। इसके लेखक का पता नहीं है। पूर्णतः इस्लामी मुगलों का राजत्व सिद्धांत पूर्णतः इस्लामी नहीं था। यह मुगलों, तुर्की और ईरानी परंपराओं का मिश्रण था। मुगलों के अंदर उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। अबुल फजल है इनके राजत्व सिद्धांत के बारे में क्या कहता है? पादशाह को क्या कहता है? खुदा से निकलने वाली रोशनी है, ये पादशाह को मानता है, जिसे फर्र इज़्दी कहा जाता है। और पादशाह को खुद ईश्वर ने पृथ्वी के ऊपर भेजा है। नेक्स्ट देखिए, अबुल फजल है ये प्रभु सत्ता संबंधी संकल्पना में तात्कालीन 3 धाराओं का मिश्रण बताता है। मुगल धारा, मुस्लिम धारा और हिंदू धारा का मिश्रण बताता है मुगल प्रभु सत्ता। कार्ल विक्टफोगल नामक इतिहासकार है, ये क्या कहता है कि मुगल बादशाह की शक्ति जो थी उसे एक शब्द नियुक्त करता है, प्राच्य निरंकुश शासन। यानी मुगल बादशाहों की जो शक्ति थी, महान शक्ति जो थी, इनका जो राजत्व सिद्धांत था ये क्या था? प्राच्य निरंकुश शासन था मुगलों का राजत्व सिद्धांत। अब अपन बात करते हैं दरबार के अंदर जो सलामियां ली जाती थी ये मुख्यतः सलीम और कॉर्निश होती थी। अकबर ने इनके अंदर सिजदा और पायबो शुरू किया और शाहजहां ने क्या करी? 4 तस्लीम शुरू की। अकबर का झरोखा दर्शन है, यह जन विश्वास के रूप में इसका उद्देश्य शाही सत्ता की स्वीकृति और उसका विस्तार करना था। ये बात होगी राजत्व है। अब राज्य का स्वरूप, राज्य स्वरूप में अपन बात करें। राज्य का स्वरूप, मुगलों के राज्य का स्वरूप क्या था? राज्य का स्वरूप देखिए, 1 नंबर पे केंद्रीकृत राज्य का ढांचा। ये कौन कहता है? सतीश चंद्र और पी सरकार कहता है। 2 नंबर पे
खंडीय या विभाजित राज्य का मॉडल, ये कौन कहता है? ये कहता है एडन साउथल। नेक्स्ट है 3 नंबर पे गोला बारूद आधारित साम्राज्य, ये कहता है बीबी बारतोल्द। और अबुल फजल के अनुसार बादशाह है ये खुदा का नूर और सूर्य की किरण, यानी फरेजदी। अकबर खुद कहता है खुदाई की परछाई होने के कारण हम लेते कम हैं पर देते बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है मुगलों ने राजपद को देवी अधिकार माना। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अकबर ने फारसी को मुगलों की राजभाषा बनाया। देखें सर, देखिए राज्य का स्वरूप, केंद्रीकृत राज्य का ढांचा, ये कौन कहता है? सतीश चंद्र और पी सरकार। यानी मुगलों का राज्य का स्वरूप केंद्रीकृत राज्य का ढांचा था, ये कौन कहता है? सतीश चंद्र और पी सरकार। खंडीय या विभाजित राज्य का मॉडल, ये कौन कहता है? एडन साउथल। गोला बारूद आधारित साम्राज्य, ये कौन कहता है? वी बारतोल्द। अबुल फजल है, ये क्या कहता है? बादशाह को खुदा का नूर और सूर्य की किरण कहता है। अकबर स्वयं कहता है कि खुदा की परछाई होने के कारण हम लेते बहुत कम हैं लेकिन देते बहुत ज्यादा हैं। मुगलों ने राजपद को देवी अधिकार माना और सर्वप्रथम अकबर ने फारसी को अपनी राजभाषा बनाया। ये मुगलों का स्वरूप हो गया, राज्य का स्वरूप। अब प्रशासन की अपन बात करें तो प्रशासन में देखेंगे, प्रशासन है यह है केंद्र किन में बटा हुआ था? प्रांत को सूबा कहते थे। प्रांत किस में बटा हुआ था? सरकार जिला हो गई। जिला किस में बटा होता था? परगना में बटा होता था। और परगना किस में बटा होता था? ग्राम में बटा होता था। सरकार और परगना के बीच में चकला नामक इकाई है, ये किसने शुरू की थी? शाहजहां ने शुरू करी थी, ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं और मुगलों की राजधानी। तो देखिए आगरा राजधानी है। 1556 से 84 में आगरा राजधानी बनती है। आगरा राजधानी के बाद में फतेहपुर सीकरी है। 1569 से 84 फतेहपुर सीकरी बनती है। पानी की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी है ये अकबर छोड़ देता है और अपनी राजधानी है ये कहाँ ले जाता है? लाहौर। 1585 से
99 लाहौर रहती है। लाहौर से दोबारा आगरा आ जाती है। 1600 से 1648 तक आगरा रहती है और 1648 में राजधानी है यह शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद शाहजहां के द्वारा बसाई गई थी। 1648 में यह राजधानी है। ये मुगलों की अंतिम राजधानी अंतिम रहती है। मुगलों की दक्षिण में मुगल साम्राज्य की राजधानी दक्षिण में मुगल साम्राज्य की राजधानी है ये बुरहानपुर रहती है। अब बात करें अपन केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन देखिए साहब, केंद्रीय प्रशासन है इसमें बादशाह है, यह सर्वोच्च पद पर था। प्रशासन के अंदर खलीफा को स्थान नहीं था। बादशाह होता था, इसका कानून अंतिम कानून होता था। नेक्स्ट है अकबर है। अकबर दिन के अंदर 3 बार दरबार लगाता था और इस निमित्त हेतु 16 घंटे काम करता था। अब देखिए मंत्री परिषद। अकबर के समय मंत्री परिषद के अंदर वकील, दीवान को वजीर भी कहते हैं, और मीर बख्शी और सद्र उस सुदूर ये 4 मंत्री इसके रहते हैं। नेक्स्ट है वकील ए मुतलक। ये प्रधानमंत्री होता है। सम्राट के बाद दूसरा प्रमुख पद है। अकबर का प्रथम वकील है, ये कौन बनता है? बैराम खां। अकबर का पहला जो वकील बनता है बैराम खां। देखिए भी, और प्रशासन की बात करें तो केंद्र प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को सूबा कहते हैं। सूबा सरकार में यानी जिले में बटी होती थी। सरकार परगना में बटी होती थी यानी नगरों में, और परगना गांव में बटा होता था। सरकार और परगना के मध्य एक चकला नामक इकाई की स्थापना करी थी। किसने? शाहजहां ने करी थी। अब मुगलों की राजधानियां हैं, ये देखिए। आगरा राजधानी है, यह बाबर के द्वारा ही बनाई जाती है। पहले अफगानों की रहती है, लोधी वंश की। 1556 से 84 तक आगरा में राजधानी रहती है। फिर आगरा से फतेहपुर राजधानी आती है 1569 से 84 के मध्य। पानी की कमी से फतेहपुर राजधानी है यह छोड़ दी जाती है और लाहौर को राजधानी बनाया जाता है 1585 से 99। फिर पुनः आगरा आती है 1600 से 1648 और फिर शाहजहानाबाद को राजधानी बनाया जाता है 1648 के अंदर, जो मुगलों की अंतिम राजधानी थी। दक्षिण मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी ये थी बुरहानपुर। अब देखिए केंद्रीय प्रशासन। बादशाह सर्वोच्च पद पे था। खलीफा को कोई स्थान नहीं था प्रशासन के अंदर, यानी खिल्लत वगैरह कुछ नहीं होती थी इनके शासनकाल के अंदर, मुगलों के शासनकाल में। बादशाह जो कानून होता था वो अंतिम कानून होता था।
अकबर है यह दिन में 3 बार दरबार लगाता था और इसके लिए 16 घंटे प्रतिदिन काम करता था। अब अपन बात करें मंत्री परिषद। अकबर के समय मंत्री परिषद के अंदर प्रमुख 4 मंत्री होते थे। दीवान, वकील, उसके बाद में दीवान को वजीर भी कहते हैं, मीर बख्शी और सदरुस ये 4 मंत्री होते थे। इसके बाद में अपन बात करें वकील मुल्तक। वकील मुल्तक है, इसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, जो सम्राट के बाद में दूसरा प्रमुख पद हुआ करता था। और प्रथम वकील या प्रधानमंत्री अकबर का कौन बनता है? बैराम खां बनता है। बैराम खां बनता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे कि मार्च 1560 से नवंबर 1560 तक 6 प्रधानमंत्रियों बने थे अकबर के समय। शिहाबुद्दीन, इसमें पहला बनता है शिहाबुद्दीन अहमद खां। दूसरा बनता है माहम अनगा दायथी। ये शिहाबुद्दीन के साथ ही काम करती है। संयुक्त रूप से अकबर ने इस प्रकार यानी 2 प्रधानमंत्री अकबर ने शुरू करे थे, एक साथ में 2 प्रधानमंत्री बनना। नेक्स्ट है महामनगा व बहादुर खान, ये एक साथ बनते हैं। फिर माहम व मुनीम खां, ये एक साथ बनते हैं। फिर शमसुद्दीन अतका, इसको बनाया जाता है। और अतका छठा जो है, अतका की मृत्यु के बाद में एक बार फिर मुनीम खां है, इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है अकबर ने वकील के अधिकारों में कटौती करके दीवान या वजीर पद है, इसका क्या क्या था? सृजन किया था। और यह है राजस्व मामलों का प्रमुख होता था, एक तरह से वित्त मंत्री होता था। 1595 में मिर्जा अजीज कोका वकील बना, जो अकबर द्वारा नियुक्त अंतिम वकील था। अकबर द्वारा बनाया गया अंतिम वकील था कौन? अजीज कोका। देखिए साहब, मार्च 1560 से नवंबर 1560 के मध्य अकबर के समय 6 क्या बनते हैं? वजीर बनते हैं। 6 क्या बनते हैं साहब? वजीर बनते हैं। 6 इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। 6 प्रधानमंत्री बनते हैं। ये देखिए, शिहाबुद्दीन अहमद खां, महामनगा के साथ में शिहाबुद्दीन, संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री बनाने की प्रथा है, ये किसने शुरू कर दी थी? अकबर ने। और महामनगा है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री है। महामनगा तीसरे नंबर पे महामनगा वह बहादुर खां बनता है, यानी बहादुर खां इसका हो गया तीसरा। इसके बाद में महामनगा और मुनीम खां को बनाया जाता है, मुनीम खां चौथा हो गया। इसके बाद में शमसुद्दीन अतका बनाया जाता है, 5वां हो गया। और अतका की मृत्यु के बाद में मुनीम खां को दोबारा बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रधानमंत्री रहते हैं।
अकबर ने वकील के अधिकारों में कटौती करके दीवान और वजीर का पद सृजन किया था। दीवान है ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। 1595 में मिर्जा अजीज कोका है इसको वकील बनाया जाता है और यह अकबर के काल का अंतिम वकील था। अंतिम वकील था। देखें साहब, अब अपन बात करें वजीर। वजीर देखें, वजीर दूसरा पद है, ये वजीर का होता था। इसे दीवान भी कहते थे, दीवान भी कहते थे। दूसरा महत्वपूर्ण पद है, दूसरा प्रमुख पद होता था। इसे दीवान कुल, दीवान कुल या दीवान आला कहा जाता था। यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था और एक वित्त मंत्री की भांति कार्य करता था। अब देखिए, बाबर का जो वजीर है ये था मीर निजामुद्दीन खलीफा। नेक्स्ट है हुमायूं का है पहला वजीर उवैस मोहम्मद। इसके बाद में है अकबर। अकबर का है मुजफ्फर खां टोडरमल शाह मंसूर। फिर है जहांगीर। जहांगीर का है शरीफ खां एतमाद उद्दौला और आसफ खां। इसके बाद में शाहजहां। शाहजहां का है आसफ खां सातुल्ला खां। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब है, इसका है मीर जुमला। फाजिल खां, जाफर खां और असद खां। इसमें देखिए जाफर खां है, ये शराब का सेवन करता था, जबकि औरंगजेब ने मद क्या कर रखा था, निषेध कर रखा था। नेक्स्ट है असद खां, जो है सर्वाधिक 31 वर्षों तक क्या रहता है, वजीर रहता है। अब देखिए वजीर या दीवान के अधीन विभाग, इसके अधीन विभाग कौन कौन से थे? दीवान एक तन, दीवाने खालसा, दीवाने बयूतात, दीवाने मुस्तौफी, दीवाने मुनसरिफ, दीवाने सादात। दीवाने तन है, यह है जागीरों एवं वेतन का कार्य देखता था। यह है राज्य भूमि का
प्रबंधक होता था। वयुतात है, ये कारखानों का आय व्यय देखता था, आय व्यय का निरीक्षक होता था। और मुस्तोफी है, यह आय व्यय का निरीक्षक होता था। मुंसरिफ है, यह महालेखाकार होता था। और सादात है, ये धार्मिक व अनुदानित मामले देखता था। देखिए, वकील के बाद में केंद्र में दूसरा प्रमुख पद होता था, ये होता था वजीर, जिसे दीवान कहते थे। दूसरा प्रमुख पद था, इसे दीवाने कुल या दीवाने आला भी कहते थे। राजस्व विभाग का प्रमुख था, वित्त मंत्री की भांति काम करता था। बाबर का जो वजीर है ये मीर निजामुद्दीन था, ये इसका सेनापति भी है। तो यह मुगल काल का पहला, निजामुद्दीन खलीफा मुगल काल का पहला या मुगलों का पहला वजीर हो गया। हुमायूं का पहला वजीर है, ये उवैस मोहम्मद था। अकबर है, इसका पहला वजीर है मुजफ्फर खां, उसके बाद में टोडर, उसके बाद में शाह मंजूर। जहांगीर का पहला है ये शरीफ खां, उसके बाद में एतमादुल्ला, उसके बाद में आसफ खां। शाहजहां है, इसका आसफ खां और शाहदौला खां था। औरंगजेब है, इसका पहला वजीर है ये मीर जुमला, उसके बाद में फाजिल खां, उसके बाद में जफर खां, उसके बाद में आशफ खां। जफर खां है, ये शराब का सेवन करता था, जबकि औरंगजेब ने क्या कर रखा था, शराब की पाबंदी लगा रखी थी। असद खां है, इसने सर्वाधिक 31 वर्षों तक औरंगजेब के कार्यकाल में काम किया था। और मुगलों के अंदर वजीरों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, अशद खान का है। वजीरों के अधीन कौन कौन से प्रमुख विभाग होते थे, तो देखिए, दीवाने तन, ये जागीरों एवं वेतनों से संबंधित काम करता था। दीवाने खालसा, ये राज्य भूमि का प्रबंधक होता था। दीवाने बलुतात, ये कारखानों के आय व्यय का निरीक्षक होता था। दीवाने मुस्तौफी, ये आय व्यय का निरीक्षक होता था। दीवाने मुंसरिफ, ये महालेखाकार होता था। और दीवाने सादात, ये धार्मिक व अनुदानित मामले देखता था। केंद्र की अपन बात कर रहे हैं। दो पद अपन ने पढ़ लिए, वकील और वजीर। इसके बाद में है मीर बख्शी। मीर बख्शी, मीर बख्शी है, यह है सेना का प्रमुख होता था। ध्यान में रखना, प्रधान सेनापति नहीं होता था। प्रधान सेनापति हमेशा सुल्तान ही होता था। इसे महावेतनाधिकारी भी कहा जाता है। हॉकिंस है, हॉकिंस इसे लेफ्टिनेंट जनरल कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल कहता है। इसका कार्य साहब वेतन मामले देखना, सैनिकों की भर्ती करना और पुलिया प्रशिक्षण और सैनिकों की वेतन सूची जो होती थी, इसे सरखत कहा जाता था। जिस पर सैनिकों के हस्ताक्षर कराए जाते थे। नेक्स्ट है काजी उल कुजात, तीसरे नंबर पे काजी उल कुजात देखेंगे अपन। काजी उल कुजात में देखिए तो सदर उस सुदूर है, यही काजी उल कुजात होता था। सदर उस सुदूर जिसे सदर जहां कहते थे। और यह
धार्मिक विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। शरीयत की रक्षा, न्याय करना, उलेमा पर नियंत्रण स्थापित करना इसका काम था। नेक्स्ट है दान विभाग सयूरगाल या सरयुगाल, जिसे मदद ए मास भी कहते थे। यह भूमि होती थी लगान मुक्त भूमि का वितरण करना भी इसी का काम होता था। और जब यह न्याय का काम देखता था तो उसे काजी उल कुजात कहते थे। काजी उल कुजात कहा जाता था। मुफ्ती जो होता था, ये कानून का व्याख्याकार होता था। मुफ्ती कानून का व्याख्याकार होता था। और मीर ए अदली ये फैसला सुनाता था। मीर ए अदली यह फैसला सुनाता था। इसमें देखेंगे अकबर है फैसला सुनाता था। अकबर जब न्याय करता था तो न्याय का दिन कौन सा होता था, गुरुवार। न्याय व्यवस्था में देखेंगे सारी बातें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकबर है, इसने अब्दुल नबी तथा औरंगजेब ने अब्दुल वहाब को सद्र पद से हटा दिया था। नेक्स्ट अपन देखे 5वां पद है मीर ए सामा। ये होता था शाही कारखाने का प्रभारी होता था साहब। छठा है मुहतसिब। ये होता था शरीयत के अनुसार नैतिक आचरण का अधिकारी होता था। ये जो पद है यह है औरंगजेब के समय महत्वपूर्ण हो गया था। एक है मीर ए आतिश। ये होता था तोपखाना विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो देखिए केंद्र लेवल पे तीसरा प्रमुख जो व्यक्ति होता था ये मीर बख्शी होता था, सेना का प्रमुख होता था। ध्यान में रखना है कि यह प्रधान सेनापति नहीं होता था। इसे महावेतनाधिकारी भी कहते थे। हॉकिंस ने इसको लेफ्टिनेंट जनरल कहा। इसके कार्य क्या थे सब, वेतन के मामले देखना, सैनिकों की भर्ती करना, उलिया प्रशिक्षण करवाना, और ये सैनिकों की वेतन सूची तैयार करता था जिसे शरकत कहते थे। और इस शरकत पर हस्ताक्षर करके ही वेतन अपना क्या लेते थे, इस शरकत नामक पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करके ही सैनिक अपना क्या लेते थे, वेतन लेते थे। चौथा है सदर उस सुदूर। धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। इसका काम शरीयत की रक्षा करना, न्याय करना, उलेमाओं पर क्या करना, नियंत्रण स्थापित करना। और दान विभाग जिसे सरयुगाल या मदद ए मास के तहत लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, उसका वितरण करना भी किसका काम होता था, सदर उस सुदूर का काम होता था। जब ये न्याय करता था तो इसी व्यक्ति को काजी उल कुजात कहते थे। यानी सदर उस सुदूर और काजी उल कुजात नामक पद हैं, ये एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे।
मुफ्ती कौन होता था? कानून का व्याख्याकार। मीर अदली क्या होता था? कानून का फैसला सुनाने वाला। अकबर के समय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, अकबर के समय अब्दुल नबी तथा औरंगजेब के समय अब्दुल बहाव सद्र को क्या कर दिया था? पद से हटा दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीर ए सामा कारखानों का प्रभारी होता था। मुहतसिब ये शरीयत के अनुसार जनता को नैतिक नैतिक आचरण करने के लिए, पालन करने के लिए देख रेख करता था। मुहतसिब नामक अधिकारी। औरंगजेब के समय ये पद अति महत्वपूर्ण हो गया था। मीर ए आतिश, मीर ए आतिश है, ये आपका क्या होता था? तोप खाने का प्रमुख होता था। कौन? मीर ए आतिश। मीर ए आतिश तोप खाने का प्रमुख। अब देखिए अन्य अधिकारी, अन्य जो अधिकारी हैं, अन्य प्रमुख अधिकारी देखिए। अन्य प्रमुख अधिकारी ध्यान में रखना है। मीर मुंशी ये है शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख। दरोगा ए डाक चौकी ये गुप्तचर व डाक विभाग का प्रमुख। तीसरा है मीरे बहर। मीरे बहर ये होता था जल सेना का प्रमुख या बंदरगाहों को देख रेख करने वाला। मीर बाहरी ये होता था वित्त सचिव। नेक्स्ट है मीरे सरज ये होता था प्रार्थना पत्रों का वजीर। नेक्स्ट है मीरे बर ये होता था वन विभाग का अधीक्षक। नेक्स्ट है मीरे तोजक। मीरे तोजक होता था धार्मिक एवं दरबारी उत्सवों का प्रबंध करता। नेक्स्ट है आपका है मीर अर्ज। मीर ए अर्ज ये है आवेदन पत्रों का प्रभारी। नेक्स्ट है दरोगा ए टकसाल यह होता था टकसाल का अधिकारी, टकसाल का प्रमुख। नेक्स्ट है वाक्य नवीस। वाक्य नवीस होता था समाचार लेखन, समाचार लेखन और गुप्तचर होता था। नेक्स्ट है हरकारा। हरकारा होता था जासूस व संदेशवाहक। नेक्स्ट है करोड़ी। करोड़ी है यह है महाल में 1 करोड़ दाम वसूलने वाला। नेक्स्ट है मुंसरिफ। मुंसरिफ होता था लेखा अधिकारी। नेक्स्ट है मुंसरिफ खजाना ये कोषाधिकारी। नेक्स्ट है मुस्तौफी ये होता है लेखा परीक्षक।
नेक्स्ट है मुसद्दी, ये होता है बंदर गाहों का प्रमुख। नेक्स्ट है खजानदार, ये होता है खजांची। नेक्स्ट है अवर जहा नवीस, ये होता है दरबार का दैनिक खर्च का हिसाब किताब रखने वाला। नेक्स्ट है हवा सालार, ये होता था शाही बावर्ची। नेक्स्ट है पुर बेगी, ये होता था ध्वजारोही। और अरुत बेगी, ये होता है शाही घुड़सवार। शाही घुड़सवार। देखिए अधिकारी देखें अपन, मीर मुंशी शाही पत्राचार का अधिकारी, दरोगा डाक चौकी गुप्तचर विभाग और डाक विभाग का अधिकारी, मीरे बहर जल सेना का अधिकारी, मेरे बाहरी वित्त सचिव होता था, मेरे सरज प्रार्थना पत्रों का वजीर होता था, मेरे बर ये वन विभाग का अधिकारी होता था, मेरे तोजक ये धार्मिक विभाग का अधिकारी होता था और धार्मिक एवं दरबारी उत्सवों का प्रबंध करता था मीर ए तोजक। मीर ए अर्ज ये सुल्तान के पास में जो आवेदन आते थे और सुल्तान जो पत्र लिखता था उसका अधिकारी होता था। दरोगा एक टकसाल का अधिकारी होता था। वाक्यानवीस समाचार लेखन और गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। हरकारा जासूस व संदेशवाहक होता था। करोड़ी महाल के अंदर 1 करोड़ दाम वसूलने वाला होता था। इस करोड़ी पद की स्थापना है ये अकबर करता है। मुंसरीफ ये लेखा अधिकारी होता था। मुस्तौफी लेखा परीक्षक होता था। मुंसरीफ एक खजाना कोषाधिकारी होता था। मुसद्दी ये बंदरगाहों का क्या होता था, प्रमुख होता था। खजानदार खजांची होता था। अवर जहां नवीश ये दरबार का दैनिक खर्च का हिसाब किताब रखने वाला होता था। खवा सालार ये शाही बावर्ची होता था। कुरबेगी ये ध्वजारोही होता था और अरुत बेगी ये शाही घुड़सवार होता था। तो ये प्रमुख अधिकारी होते थे केंद्र के अंदर। केंद्रीय प्रशासन अपन ने देखा। केंद्रीय प्रशासन के बाद में अब अपन बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। प्रांत का प्रशासन देखिए सर, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है यह है केंद्रीय प्रशासन का लघु रूप होता था। मुगलों के अंदर जो प्रांत होते थे इन्हें सूबा भी कहा जाता था। अकबर के अंतिम समय में 15 सूबे थे। जागीर के समय 16 सूबे, शाहजहां के समय 18 सूबे, औरंगजेब के समय 21 सूबे हो गए थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों के अंदर बांट दिया था, जिसमें 1605 में खानदेश, बरार,
और अहमदनगर को शामिल करने के बाद में ये सूबों की संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। अब देखेंगे जहांगीर। जहांगीर है, इसने कांगड़ा को जीता और कांगड़ा को लाहौर सूबे में रखा और इसने उड़ीसा व ठट्टा को नया सूबा बना दिया। ये बात जहांगीर के बाद में शाहजहां है, इसने कश्मीर ठट्टा उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र सूबे बना दिए। अलग अलग स्वतंत्र सूबे बनाए। औरंगजेब की मृत्यु के समय कितने सूबे थे? 21 सूबे थे, जिसमें उत्तर भारत के अंदर कितने थे? 14 और दक्षिण भारत के अंदर कितने थे? 6। देखिए, औरंगजेब के जब सूबों की अपन बात करते हैं तो कई इतिहासकार 20 सूबे बताते हैं, कई इतिहासकार 21 सूबे बताते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन सही 21 सूबे माने जाते हैं इसके। सूबों का जो मुखिया होता था, सूबे का जो मुखिया होता था, इसे सिपह सलार, नाजिम, सूबेदार कहलाता था। इसमें अपन देखें तो देखेंगे एक डायग्राम अपन बनाते हैं, तो इस डायग्राम में देखेंगे सूबे के जो अधिकारी हैं वो देखिए, एक तो सूबेदार, दूसरा होता है दीवान, तीसरा होता है बख्शी, चौथा होता है वाक्यानवीस, चौथा होता है कोतवाल, और उसके बाद होता है सद्र, और उसके बाद होता है मीर बहर। देखिए, सूबेदार है, इसका काम है प्रशासनिक कार्य। दीवान का कार्य क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख। बख्शी क्या देखता था? सेना की व्यवस्था देखता था। वाक्यानवीस क्या देखता था? गुप्तचर विभाग देता था। कोतवाल है, यह पुलिस का प्रमुख अधिकारी होता था। सद्र है, यह धार्मिक मामले देखता था। और मीर बहर है, यह जल सेना देखता था। इसमें देखिए, सूबेदार व दीवान प्रांत में एक दूसरे पर नियंत्रण व संतुलन स्थापित करने का काम करते थे। सूबेदार की नियुक्ति के जो आदेश थे, इसे फरमान ए सबाती कहा जाता था। 1686 में अकबर ने सर्वप्रथम प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति की थी। 1586 में अकबर ने प्रांतीय दीवानों की क्या करी थी? नियुक्ति करी थी अपने 8 सूबों के अंदर। 8 सूबों के अंदर। तो देखिए, प्रांतीय
प्रशासन की अपन बात कर रहे हैं, प्रांतीय प्रशासन। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें बातें होंगी। प्रांत है, इसे सूबा भी कहा जाता था। प्रांत के अंदर, प्रांत को केंद्रीय प्रशासन का लघु रूप कहते थे। जो केंद्र के अंदर होता था वही प्रांत के अंदर होता है। जैसे वर्तमान में केंद्र में जो व्यवस्था होती है वही राज्य के अंदर व्यवस्था होती है, उसी प्रकार अकबर के समय 15 सूबे थे, जहांगीर के समय 16, शाहजहां के समय 18, औरंगजेब के समय 20। एक मान्यता के अनुसार औरंगजेब के समय 20 भी थे और 21 भी मानते हैं। सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासन को 1580 में शासन के 24वें वर्ष है ये 12 सूबों में बांट दिया था और अंतिम समय यानी 1605 में खानदेश, बरार और अहमदनगर को जोड़ते हुए कितने सूबे हो गए थे? 15 सूबे हो गए थे। जहांगीर ने कांगड़ा को जीता और लाहौर सूबे के अंतर्गत रखा। उड़ीसा और ठट्टा को भी नया सूबा इसने बनाया। शाहजहां के समय स्वतंत्र सूबे कौन कौन से हो गए थे? कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा, ये स्वतंत्र सूबे हो गए थे। औरंगजेब के समय जो सूबे जो थे ये 20 या 21 माना जाता है, जिसमें 14 दक्षिण भारत में 14 उत्तर भारत में और 6 दक्षिण भारत में थे। सूबे का जो मुखिया होता था ये सिपह सलार, नाजिम या सूबेदार कहलाता था। देखिए सूबे के अंदर जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में देखिए कौन कौन से अधिकारी होते थे। सूबेदार ये प्रशासनिक कार्य देखता था। दीवान राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। वाक्यानवीश ये होता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। कोतवाल पुलिस विभाग का प्रमुख। सद्र और सुदूर है ये क्या देखता था? सद्र देखता था धार्मिक मामले और मीर बहर देखता था जल सेना का काम देखता था। सूबेदार व दीवान जो होते थे प्रांत में एक दूसरे पर नियंत्रण व संतुलन स्थापित करते थे। यानी ये जो होते थे ये एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण और संतुलन स्थापन इनका काम होता था। यानी एक दूसरे की जो कमी खामियां होती थी वो सम्राट तक पहुंचाना इनका प्रमुख काम होता था। इसी कारण दोनों जो है ये भ्रष्टाचार से बचे रहे। नियुक्ति दीवान की नियुक्ति है, इसे क्या कहते थे? फरमान ए सबाती दीवान की नियुक्ति होती थी। सर्वप्रथम 1556 के अंदर अकबर ने प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति की थी और कितने सूबों के अंदर? 8 सूबों के अंदर। तो ये बात होगी प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन के बाद में आपका जो है ये है प्रांत को सरकार में बांटा जाता था, तो सरकार प्रशासन यानी जिले का प्रशासन। देखिए मुगल काल है, इसमें सरकार को क्या कहा जाता था? जिला कहा जाता था। अकबर के समय 124 सरकारें थी, 124 सरकारें थी, जिसका प्रमुख अधिकारी होता था फौजदार, ये प्रशासनिक अधिकारी होता था। और अन्य इसके जो अधिकारी होते थे वो देखिए सरकार के अंदर कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते थे। एक तो है फौजदार, एक है अमल गुजार, एक है वितिकची, एक है सवानिगार, एक है खजानदार, एक है काजी और एक है कोतवाल। देखिए ये क्या करता था? प्रशासन का कार्य देखता था। और अमल गुजार है ये राजस्व का काम देखता था। वितिक्षी है ये है भूमि, वितिक्षी भूमि एवं लगान संबंधी कागजात का अधीक्षक होता था। सवाना निगार ये होता था जमींदारों की
गतिविधियों पर नियंत्रण इसका प्रमुख काम होता था। खजानदार ये खजांची होता था। काजी न्याय देखता था और ये दंड का अधिकारी होता था। तो ये प्रशासन हो गया किसका? सरकार का प्रशासन हो गया। जो शाहजहां है, शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां इसने सरकार व परगना के मध्य चकला नामक नई इकाई है इसकी शुरुआत करी थी। चकला नामक नई शुरुआत करी थी इकाई की शाहजहां ने। सरकार का प्रशासन देखिए, मुगल काल में सरकार है यह जिले होते थे। अकबर के समय 124 सरकार होती थी और इसका प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। अन्य अधिकारी देखिए, फौजदार है ये प्रशासन का कार्य देखता था। अमल गुजार राजस्व का काम देखता। विधिक्षी भूमि एवं लगान संबंधी कागजातों का अधीक्षक होता था। शवाना निगार ये जमींदारों की गतिविधियों पर नियंत्रण करता था। खजानदार खजांची होता था। काजी न्याय करता था। कोतवाल दंड का अधिकारी होता था। शाहजहां ने सरकार और परगना के मध्य एक नवीन इकाई चलाई थी, चकला। ये बात होगी सरकार की। सरकार का प्रशासन हो गया। सरकार के बाद में सरकार है ये परगनों में बटी होती थी, तो परगना प्रशासन देखेंगे। परगना प्रशासन, परगना प्रशासन है। सरकार है, सरकार किसमें विभाजित होती थी? परगनों के अंदर विभाजित होती थी। अकबर ने 18वें वर्ष, शासन के 18वें वर्ष अकबर ने परगने की आय 1 करोड़ निर्धारित की थी। 1 करोड़ निर्धारित की थी। यहाँ के प्रमुख अधिकारी देखिए कौन कौन से होते थे? परगनों के अधिकारी सिकदार, आमिल या करोड़ी, फौजदार और कानूनगो। ये प्रशासन का कार्य देखता था। आमिल होता था, राजस्व का कार्य देखता था। फौजदार खजांची होता था और कानूनगो है ये भूमि का लेखा जोखा रखता था। पटवारियों का प्रमुख होता था। पटवारियों का प्रमुख होता था। अकबर ने साम्राज्य की खालसा भूमि है इससे 152 इसमें 152 करोड़ी है ये नियुक्त किए थे। 152 करोड़ी नियुक्त किए थे। तो देखिए अपन बात करते हैं परगनों का प्रशासन। सरकार को किस में बांटा गया था? परगनों में। अकबर ने 18वें वर्ष शासन काल के 18वें वर्ष परगनों की आय है 1 करोड़ निर्धारित करी थी। परगने के जो अधिकारी हैं, सिकदार प्रशासनिक अधिकारी, आमिल या करोड़ी राजस्व का काम करता था। फौजदार खजांची होता था। कानूनगो भूमि का लेखा जोखा रखता था और पटवारियों को क्या होता था? प्रमुख होता था। अकबर ने राजस्व की खालसा भूमि के अंदर 152 करोड़ी हैं इनकी क्या करी थी? नियुक्ति करी थी। अब देखिए मुगल प्रशासन में अंतिम है ग्राम प्रशासन। अंतिम है ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन देखिए साहब,
ग्राम का प्रशासन। गांव को मौजा, मावदा और डीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत गांव की छोटी बस्तियां होती थी, उन्हें कहा जाता था नांगला। मावासा था, मावास गांव होता था, ये किलेबंद गांव होता था। नेक्स्ट है पुराने गांव। पुराने गांव असली होते थे, नए गांव दाखिली होते थे। गांव का प्रमुख ये होता था मुकदम, पटेल, चौधरी होते थे। इनका पद होता था वंशानुगत। वंशानुगत है, ये इनका पद होता था। पटवारी यह है राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी होता था और अकबर ने इसे 1% कमीशन दिया था। 1% कमीशन देता था, जो वसूलता था ना, उसका 1% देता था। नेक्स्ट है अकबर के प्रशासनिक वर्ग में तुरानी 35%, ईरानी 26%, हिंदुस्तानी 18%, राजपूत 16.3% होते थे। शाहजहां के समय 24% हिंदू होते थे और औरंगजेब के समय 33% हिंदू सरदारों की संख्या थी और इनमें सर्वाधिक जो थे वो दक्कनी अमीर होते थे। एक कानून आता है राजगामिता कानून, इंपॉर्टेंट है। ये है किसी अमीर की मौत होने पर उसकी संपत्ति बादशाह को चली जाती थी। ये जो है ये गांव का प्रशासन अपन देख रहे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था में अंतिम टॉपिक है। गांव को मौजा, मावदा, डी कहते थे। मावदा होता था, इसके अंदर छोटी बस्तियों को नांगला कहते थे। मावास गांव होता था, ये किलेबंद गांव होता था। पुराने गांव को असली कहते थे, नए गांव को दाखिली कहते थे। गांव का प्रमुख मुकदम, पटेल, चौधरी होता था। ये जो पद होता था ये वंशानुगत होता था। गांव के अंदर राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता था ये पटवारी होता था। पटवारी होता था यह राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी होता था। अकबर के समय इसे 1 करोड़ अकबर के समय इसे राजस्व का 1% इसको क्या दिया जाता था, कमीशन। 1% इसको 1% इसको क्या दिया जाता था, कमीशन दिया जाता था। इंपॉर्टेंट बात है साहब। अकबर के समय प्रशासनिक वर्ग के अंदर तुरानी 35%, ईरानी 26%, हिंदुस्तानी 18%, राजपूत जो थे 16.30% थे। शाहजहां के समय 24% हिंदू थे। औरंगजेब के समय हिंदू जो थे दरबार में ये अमीर कितने थे, 33% सर्वाधिक थे। और इसके अंदर सबसे ज्यादा होते थे वो दक्कनी अमीर
होते थे। एक राजगमिता कानून है, इसमें किसी अमीर की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति किसके पास चली जाएगी? बादशाह के पास चली जाएगी। तो मित्रों, ये बात थी आपकी मुगल प्रशासन की। मुगल प्रशासन में अपन ने केंद्र देखा, केंद्र के बाद में प्रांत देखा, प्रांत के बाद में अपन ने सरकार देखा, सरकार के बाद में परगना देखा, परगना के बाद में ग्राम देखा। तो ये प्रमुख बातें थी आपके मुगल प्रशासन के संदर्भ में। इसके बाद में अपन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।